गुड मॉर्निंग माजी पापा जी और करण। ये लो, आप सबके लिए मैंने बढ़िया सा नाश्ता बनाया है क्योंकि आज मैंने सारे नौकरों को आराम करने के लिए कहा और खुद ही सारा नाश्ता बना दिया। ओफो फुलवा, तुम्हें कोई अकल वकल है कि नहीं? अरे जब देखो तब उन नौकरों के बीच जाकर गप्पे लड़ाती रहती हो। अरे उन्हें तो तुमने अपने दोस्त बना दिए हैं। लेकिन अब बस, अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और सारी नौकरों से दूरी बनाकर रखोगी। हाँ बहू, मलिका बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम अमीर लोग हैं और तुम्हें अमीर और गरीब के बीच का अंतर समझ नहीं आता क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? अब ये अमीर और गरीब क्या होता है? वो लोग भी तो इंसान ही होते हैं ना। फुलवा, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम? लेकिन करण, अब प्लीज अपनी ये बकबक बंद करो और खाना परोसो हमें। और हाँ, अपने कपड़ों में और बोलने चलने में जरा सुधार लाओ। जब देखो तब इज्जत की धज्जियां उड़ाती रहती हो तुम। फुलवा और करण की शादी करण के दादाजी के कारण हुई होती है और अब दादाजी का स्वर्गवास हो चुका होता है। ऐसे ही एक दिन जब मलिका अपने कमरे में आराम से मेकअप कर रही होती है, तभी मलिका, जल्दी चलो नीचे, चलो जल्दी। अरे क्या हुआ करण के पापा? वो फुलवा। अरे क्या फुलवा, टपक गई क्या वो? अरे नहीं बाबा, वो हमारी नई महंगी कार को साबुन से रगड़ रगड़ के धो रही है। उस पर तो खरोंचें भी आ गई है। क्या? इस फुलवा का तो मैं आज हलवा ही बनाकर रख दूंगी। जल्दी चलो। फिर मलिका, विक्रम और करण तीनों घर के बाहर आते हैं और उसे कार धोते हुए देखकर वो हैरान रह जाते हैं। ओ खई के पान बनारस वाला, पड़ जाए बंद अकल का ताला। फुलवा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपनी अकल गांव में ही छोड़कर आई हो क्या? ये कोई बर्तन नहीं है जो तुम इसे रगड़ रगड़ के धो रही हो। अरे क्या माजी, आप भी इतना अच्छा काम कर रही हूं मैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अब इस गाड़ी पर धूल मिट्टी जम गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अच्छे से नहला देती हूँ ताकि ये एकदम चकाचक हो जाए और एकदम लल्लन टाप लगे, बिल्कुल मेरी तरह। अरे बकवास बंद करो अपनी। अरे जानती भी हो क्या कि ये गाड़ी कितने की है? पूरे 1 करोड़ रुपए की। पता भी है क्या 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? नहीं ना? नहीं माँ जी, अब मुझे ये तो नहीं पता कि 1 करोड़ में कितने अंडे होते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। फुलवा, तुम्हारे कारण गाड़ी में खरोंचें आई है। अरे तुम्हें समझ आना चाहिए कि किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। माना कि तुम गांव की गवार हो, लेकिन अब तुम्हें शहर में रहना है, तो ये सब तुम्हें समझना होगा। पता नहीं दादाजी क्यों तुम्हें मेरे गले में बांधकर चले गए। अब उनके लिए तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी भर रहना होगा। और नहीं तो क्या, पापा अगर जिद नहीं करते तो आज इस घर की बहू एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी शहरी लड़की होती, ना कि कोई गांव की गधी। अरे बस बस, बहुत बोल गए आप लोग। मैं मानती हूँ कि गांव होने के कारण मुझे कोई कोई चीजें समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग मेरा तिरस्कार करते रहे। अरे मेरा तिरस्कार करने की जगह पर मुझे आप समझा भी तो सकते हैं ना, लेकिन नहीं। खैर, आप लोगों से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती मैं। इतना बोलकर फुलवा वहां से चली जाती है। भगवान करे जैसे तैसे इस लड़की से हमारा पीछा छूट जाए। बस, इसने तो पूरी तरह हमारा सरदर्द करके रखा है। फिर एक दिन फुलवा अपने ससुराल के आंगन में तबेला बना देती है और वहां पर एक भैंस और गाय रखती है। आइए आइए, मिलिए। ये है कमलकली और ये है मेरा रजनीकांत। व्हाट? गाय भैंस का तुमने नामकरण भी कर दिया? ये सब क्या है फुलवा? अरे ये हमारा घर है, कोई गौशाला नहीं। अभी के अभी इस गाय और भैंस को जहां से लाई हो वहीं पर छोड़ के आओ। अरे अड़ोस पड़ोस वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। ये तबेला अगर यहीं पर रहेगा तो मुझे गांव की इतनी याद नहीं सताएगी और मुझे ऐसे लगेगा कि शहर में भी एक गांव ही है। देखो फुलवा,
इस तबेले को अभी के अभी यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। देखिए माँ जी, मेरे रजनीकांत को गुस्सा मत दिलाओ, वरना ये आपको दौड़ा दौड़ा कर पागल कर देगा। अरे तुम्हारे रजनीकांत की तो ऐसी की तैसी। क्या? आपने मेरे रजनीकांत की बेइज्जती की? अब तो आपको इस बात की सजा मिलकर ही रहेगी। फिर फुलवा भैंस को खुला छोड़ देती है और वो भैंस मलिका के पीछे भागने लगता है और उसे दौड़ा दौड़ा कर सच में पागल कर देता है। नहीं, बचाओ मुझे, करण, करण के पापा, बचाओ मुझे। ओ नो पापा, अब हम क्या करें? फुलवा, अपने भैंस को अभी के अभी रोको, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। ठीक है पापा जी। ओ मेरे रजनीकांत, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा बेटा। क्यों माँ जी, कैसे लगा मेरा रजनीकांत का स्टाइल? सच में पता नहीं किससे पाला पड़ गया हमारा। करण, ये सब तुम्हारे स्वर्गवासी दादाजी के कारण ही सह रहे हैं हम, वरना इस लड़की को एक मिनट में ही इस घर से बेघर कर देते, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल देते हैं। नालायक कहीं की, नाक में दम करके रख दिया है इसने तो। फुलवा, आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। इसके बाद अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की जिससे हमें कोई तकलीफ हो या फिर हमारी इज्जत पर आ जाए, तो देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे इज्जत पे आँच आने जैसा कोई काम नहीं किया है मैंने। तुमको जो करना है कर लो करे, लेकिन मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। इतना बोलकर फुलवा अपनी गाय और भैंस के साथ बातें करने लगती है। अरे ढीठ होने की भी हद होती है, लेकिन ये लड़की तो उसे भी पार कर रही है। निकम्मी कहीं की। घर वाले चाहे कितना कुछ भी क्यों ना बोल दे, लेकिन फुलवा को जो अच्छा लगता है वो वही करती है। ऐसे ही एक दिन मल्लिका, विक्रम और करण तीनों 2 दिन के लिए बाहर गए होते हैं। तब वापस आने के बाद, हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे घर को? हमारा पौष बंगला तो एक गांव की झोपड़ी जैसे लग रहा है। अरे वो देखो, हमारी फुलवा मैडम खेती जो कर रही है। ओ गॉड, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। बाप रे, इसने तो यहाँ तबेले के साथ साथ एक झोपड़ी भी बना ली है। अरे इसने तो हमारे घर के बाहर तो एक छोटा सा गांव ही बसा लिया है। ससुर जी, देख रहे हो ना ऊपर से आप, आपकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम सब इसको झेल रहे हैं, और आप हो कि ऊपर बैठकर मजे ले रहे हो। क्या फूटी किस्मत है हमारी। अरे आ गए आप सब। कैसी रही आपकी यात्रा? अरे जब तुम जैसा खतरा जिंदगी में हो तो यात्रा क्या, जिंदगी का हर एक पल खतरनाक होगा। अरे हर रोज तुम हमारा खून क्यों पीती रहती हो, और ये सब क्या नौटंकी लगा के रखी है? माँ जी, आप पक्का पढ़ी लिखी ही हो ना? हाँ तो तुमसे दुगना तिगुना या चौगुना ज्यादा पढ़ चुकी हूं मैं। अरे तो फिर आप इस सब को नौटंकी कैसे कह सकती हो? ये तो मेरा छोटा सा गांव है, आपको मेरी भावनाएं नहीं समझ आएगी। लेकिन देखना, आप सबको भी बहुत मजा आएगा जब आप अपने बंगले को छोड़कर मेरी छोटी सी झोपड़ी में रहने आएंगे। अरे जाहिल गवार, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं, समझ गई ना? तुरंत इन सबको हटाओ, वरना आज तो मैं सच में भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो, और मैं तुम्हारे इस छोटे से गांव को 1 मिनट में बर्बाद करके रख दूंगी। अरे मैं किसी के पिताजी से नहीं डरती, जो करना है कर लीजिए माँ जी। फुलवा, अरे तमीज दोगे तो बदले में तमीज ही मिलेगी, वरना ऐसे ही उल्टे जवाब दूंगी मैं। आपको क्या लगा गांव की लड़कियां बस छुई मुई होती है क्या? अरे हम अगर अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों की हड्डी पसली एक कर सकते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर विक्रम अपने आदमियों को बुलाता है और वो उन्हें तबेले और झोपड़ी और खेती को हटाने का आदेश देता है। लेकिन तभी फुलवा उनके सामने लेट जाती है। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो तुम सबको मेरी लाश से होकर गुजरना होगा, और अगर तुम लोगों ने मेरी इस छोटी सी प्यारी सी दुनिया को तबाह करने की कोशिश भी की तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। आदमियों,
इस लड़की की बात मत सुनो। जाओ, तोड़ दो सब कुछ और इन गाय भैंस को भी हटा दो और बेच दो इन्हें कहीं जाकर। और मलिका, फुलवा को अंदर लेकर जाओ। बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोगों की तो ऐसी की तैसी। फिर फुलवा उन दोनों आदमियों को खूब मारती है और मार मार कर उन्हें वहां से भगा देती है। फुलवा का ये रूप देखकर उसके ससुराल वाले काफी चौंक जाते हैं। क्यों, उड़ गए ना सबके होश। इसे कहते हैं फुलवा का जलवा। अगर किसी ने भी मेरे इस छोटे से खेत वाले ससुराल को यहाँ से मिटाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। मेरा नाम है फुलवा और बजा दूंगी मैं सबका हलवा। समझे कि नहीं? ससुराल वाले अब अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो तीनों चाहकर भी फुलवा को वहां से निकाल ही नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन जब मलिका की सहेलियां बिन बुलाए उसके घर आ जाती हैं, तभी अरे ये क्या मलिका, तूने अपने आलीशान बंगले के बाहर खेती बाड़ी कब से शुरू कर दी? और ये तेरी नौकरानी है क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मेरी कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि ये तो मेरी बहू है। क्या? लेकिन मलिका, तेरे घर पर नौकर चाकर कम पड़ गए थे क्या, जो तूने अपनी बहू को ही काम पर लगा दिया? अरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या तेरे? उन दोनों की बातें सुनकर मलिका को अब काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर सहेलियां जाने के बाद, देखा ना तुमने, तुम्हारे कारण ही आज मेरी इज्जत फिर एक बार मिट्टी में मिल गई। अरे अपने ससुराल वालों को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतने अमीर घराने की बहू होने के बावजूद भी तुम ये सब काम करती हो। अरे लानत है तुम पर। लानत आती है तो आने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके जैसे हर वक्त खाली नहीं बैठ सकती। हमारे गांव में हर वक्त कोई ना कोई काम ही करते रहता है और उसी कारण व्यक्ति का शरीर तंदुरुस्त बनता है। अरे वो सब मुझे नहीं पता मेरी माँ, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे कारण मेरा नाम पूरी तरह डूब जाए, ये सब अभी बंद कर दे। बड़ी मेहनत से कमाया है हमने सब कुछ। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं आपके लिए अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। मुझे गांव से बहुत लगाव है और मैं ये सब करना कभी बंद नहीं करूंगी। मलिका के समझाने पर भी फुलवा नहीं समझती। फिर एक रात जब एक क्लाइंट घर पर आने की बहुत जिद करता है, तब विक्रम उसे मना ही नहीं कर पाता। अरे ये बहुत बड़ा क्लाइंट है और घर आकर मीटिंग करने की ही जिद पे अड़ा था, इसलिए मैं इसे मना ही नहीं कर पाया। क्या पापा, अब तो हमारे हाथ से ये बड़ी डील गई ही समझो। मेरी एक गांव की गवार बीवी फिर एक बार हमें डुबा कर ही रहेगी। लेकिन जैसा विक्रम और करण सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। उस क्लाइंट को फुलवा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और उसकी खेती, तबेला और झोपड़ी देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। वाह, क्या बात है! इस खेत में उगी हुई सब्जियां सच में काफी स्वादिष्ट है। विक्रम, तुम्हारे घर आकर आज मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि शहर में होने के बावजूद भी तुम्हारी बहू ने गांव के अपनेपन को बरकरार रखा है। और तुम्हें सच कहूं तो मैं ये डील कैंसिल करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब तुम्हारी बहू ने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए ये डील तुम पक्की समझो। क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मेरा मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत प्यारी है तुम्हारी बहू। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे आने के बाद विक्रम का घर एकदम चमक उठा है। फिर उस क्लाइंट के जाने के बाद, फुलवा, आज तुम्हारे कारण ही हमारी अब तक की सबसे बड़ी डील पक्की हुई है, वो भी पूरे 100 करोड़ रुपए की। हमें माफ कर दो फुलवा, हम हमेशा तुम्हारे गवार होने को और इस बंगले के बाहर बनाए गए खेत, झोपड़ी और तबेले को हमेशा कोसते रहे, लेकिन आज तुम्हारे इस खेत के कारण ही हमारा इतना बड़ा काम हुआ है। तुम सही मायनों में इस घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। शुक्रिया फुलवा। हाँ फुलवा, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत तिरस्कार किया, लेकिन अब समझ आ रहा है कि अंत में इंसान की अच्छाई और उसका मन ही उसकी असली कमाई होती है, जो किसी का भी दिल जीत सकती है।
हाँ फुलवा, हमें जीवन का इतना बड़ा सबक सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और प्लीज मुझे भी माफ कर दो। अरे क्या आप सब भी, चलो छोड़ो ये सब और जल्दी से मेरी खटिया पर बैठो। आज हम सब साथ में मिलकर मस्त कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। फिर वो सभी लोग एक साथ बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं और इस तरह से फुलवा अपने परिवार के साथ आगे का जीवन खुशी से व्यतीत करती है। मन्नारा की शादी शुभम से होती है। वो जब अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है तभी उसके साथ ट्रक भर के दहेज लेकर आती है और साथ ही उसकी नौकरानी नैना भी होती है। अरे मन्नारा बहू, ये दहेज के सामान के साथ किसे लाई हो तुम? हाँ बहू, कौन है ये? माँ जी, पापा जी, ये नैना है, मेरी पर्सनल नौकरानी। ये सिर्फ मेरे ही काम करेगी। अब ससुराल में आने के बाद ये मायके में क्या करेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर भी इसे लेकर चली आई। हेलो अंकल आंटी जी। हेलो शुभम सर। हेलो। बहू के साथ साथ तुम्हारा भी इस घर में स्वागत है नैना। शुक्रिया अंकल जी। मन्नारा पहले तो अकेली थी, लेकिन शादी होने के बाद में नैना से उसकी और उसके पति की नजदीकियां देखी नहीं जाती। जब जब वो दोनों कहीं बाहर जाती, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते या फिर एक दूसरे के लिए कुछ खरीद कर लाते, तब तब नैना को जलन होने लगती है। मन्नारा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया है। कल हम दोनों सुबह मंदिर जाएंगे, तब तुम ये गजरा लगाना। गजरा लगाने पर तुम्हारी खूबसूरती में और भी ज्यादा निखार आ जाएगा। हाउ स्वीट शुभम, थैंक यू सो मच मेरे पति देव। मैं कल इसे जरूर लगाऊंगी, तुमने इतने प्यार से जो लाया है। उनकी बातें सुनकर नैना को अब गुस्सा आता है। मन्नारा मैडम जब सिंगल थी तब मुझे इसकी सुंदरता से जलन थी, लेकिन अब इसकी खुशियों से जलन होने लगी है। इसे इतना अच्छा पति और ससुराल मिला है और एक मैं ही यहाँ पर अटक गई हूँ। काश मेरे पास भी वो सब होता जो मैडम के पास है। फिर एक दिन जब मन्नारा सबको खाना परोसती है तब उसे चखकर उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मन्नारा बहू, क्या बेहतरीन खाना बनाया है तुमने। आज तो मजा ही आ गया। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। थैंक यू माँ जी। जस्ट माइंड ब्लोइंग मन्नारा। और बहू, इसी बात पर तुम्हें आज शगुन का नेक तो मिलना ही चाहिए। 1 मिनट। हाँ। फिर सोमेंद्र अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और वो मन्नारा के हाथ में थमाने जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले नैना अपना हाथ आगे करती है। अंकल जी, ये नेक मेरा है। क्या? अरे नैना, बोरा वोरा गई है क्या तू? नहीं माँ जी, ये सही कह रही है। इस नेक का हक तो इसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा खाना इसी ने बनाया है। मैंने कुछ भी नहीं बनाया। क्या? अरे वाह नैना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा खाना बनाने का मन किया, इसीलिए मैंने बना दिया। बहुत खूब नैना। और ये लो तुम्हारा नेक। और मन्नारा बहू, कुछ सीखो नैना से। वैसे तुम्हारा खाना इतना बुरा भी नहीं होता, पर नैना का खाना तो एकदम बढ़िया है। नैना की तारीफें सुनकर मन्नारा थोड़ी सी नाखुश हो जाती है। वहीं नैना को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब मैं इसकी पर्सनल नौकरानी हूँ, यानी एक किस्म से छोटी बहन ही हूँ ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं शुभम की साली हुई, और साली तो आधी घरवाली होती है। अब देखना मन्नारा, कैसे मैं तेरा सब कुछ लूट कर सबको तुझसे दूर लेकर जाऊंगी। क्योंकि अब जब मैं यहाँ पर अटक ही चुकी हूँ, तब मैं इस परिवार को और शुभम को तो अपना बनाकर ही रहूंगी। फिर एक रोज नैना देखती है कि शुभम मन्नारा के लिए मूवी टिकट्स बुक कर रहा है। चलो ग्रेट, मैंने मूवी की टिकट्स तो बुक करके रख दी है। अब शाम को मैं और मन्नारा हम दोनों मजे से जाएंगे मूवी डेट पर। वो तो अभी काम में बिजी होगी ना, तो उसे बाद में ही बताऊंगा मैं। उसे सरप्राइज भी मिलेगा। अच्छा, तो आज शुभम मन्नारा को
मूवी डेट पर जाने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस नैना नाम की काली बिल्ली के होते हुए तुम दोनों एक साथ कैसे जा पाओगे थिएटर में? मैं तो कुछ ऐसा कांड करूंगी जिसके चलते शुभम और मन्नारा दोनों एक साथ मूवी पर जा ही नहीं पाएंगे। फिर नैना तुरंत मन्नारा की शाम की पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक करती है और उसे जाकर ये बताती है, मैडम, मैंने आज शाम को आपकी 4:30 बजे पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक की है। अरे, लेकिन वो तो 2 दिन बाद होने वाली थी ना, और अगर शाम को मुझे घर पर कोई काम रहा तो? नहीं मैडम, आज शाम को आपको कोई काम नहीं है। अंकल जी और आंटी जी का व्रत है, जो वो दोनों कल ही तोड़ेंगे, और आपके और सर के लिए मैंने खाना बना दिया है। और पार्लर में 2 दिनों बाद बहुत रश होगा, क्योंकि तभी पार्लर की 2nd एनिवर्सरी के चलते डिस्काउंट होगा। इसीलिए आप अपना काम आज ही निपटा लो। ठीक है नैना, और सही किया तुमने जो मेरी आज की अपॉइंटमेंट बुक कर दी। फिर मन्नारा शाम में पार्लर चली जाती है, और जब शुभम को पता चलता है कि मन्नारा घर पर नहीं है, तभी, अरे नैना, तुमने मन्नारा को कहीं देखा है क्या? कहाँ गई है वो? अरे सर, मैडम तो पार्लर गई है। उन्होंने आज पार्लर की अपॉइंटमेंट ली थी ना, इसीलिए अभी तो उन्हें आने में रात हो जाएगी। 4 से 5 घंटे लगते हैं उन्हें पार्लर में। क्या? 4 से 5 घंटे? ओह गॉड, क्या हुआ शुभम बेटा? अरे माँ, मैंने सोचा था कि मन्नारा को मूवी डेट पर लेकर जाऊंगा, उसे सरप्राइज भी मिलेगा, लेकिन वो तो घर पर है ही नहीं, और मैंने तो मूवी की टिकट्स भी बुक कर दी है। हे भगवान, तो तू अब एक काम कर, नैना को लेकर जा। मैं और तेरे पापा अब मंदिर जाने वाले हैं। बेचारी नैना भी घर में अकेली ही रहती है, इसे भी तो बाहर घूमने फिरने का मन करता होगा ना। जा बेटा, इसे ही लेकर जा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? माँ बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि मैंने मूवी की टिकट्स तो ऑलरेडी बुक कर दी है, तो पैसे वेस्ट क्यों करना है? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन साहब, मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? हाँ तो उसमें क्या हुआ नैना? चलो अब जल्दी से तैयार होकर आओ। फिर शुभम और चित्रा के कहने पर नैना उसके साथ मूवी देखने चली जाती है, और उसके बाद वो दोनों खूब घूमते हैं। शुभम के साथ मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मन्नारा की जगह लेकर आज तो मुझे बहुत मस्त फील हो रहा है। अच्छी चाल चली मैंने। अब जब मन्नारा को पता चलेगा कि मैं और शुभम थिएटर गए थे, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर जब मन्नारा घर वापस लौटती है, तभी वो नैना और शुभम को एक साथ घर लौटते हुए देखती है, और उन दोनों को साथ देखकर वो हैरान रह जाती है, और उसे बहुत बुरा लगता है। ये नैना और शुभम, ये दोनों एक साथ कहाँ पर गए थे? अरे बहू, मैंने ही इन दोनों को साथ भेजा था। अब तुम तो पार्लर चली गई थी ना, और शुभम ने तो मूवी की टिकट्स भी खरीदी थी, इसीलिए वो टिकट्स वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए मैंने नैना को उसके साथ भेज दिया। अरे लेकिन नैना को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? वो अपने किसी दोस्त को भी लेकर जा सकता था ना। माफ करना मैडम, लेकिन मुझे तो सर और आंटी जी ने कहा था जाने के लिए। मैं घर पर खाली ही बैठी थी ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नारा अब देखती है कि दिन ब दिन नैना और शुभम की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। फिर एक दिन जब शुभम अपना टिफिन घर पर भूलकर जाता है, तभी नैना उसे टिफिन देने ऑफिस चली जाती है। थैंक यू सो मच नैना, तुम मुझे टिफिन देने यहाँ ऑफिस तक चली आई, वो भी इतनी तपती धूप में। यू आर वेलकम शुभम सर। अरे लेकिन तुम क्यों आई? मन्नारा को भेज देती ना। माफ कीजिए सर, मैं इसे बिना बताए ही चली आई। मैडम तो सो रही थी ना,
इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वंस अगेन थैंक यू। जी सर, चलती हूँ मैं। फिर नैना वहां से चली जाती है और बाद में फोन पर, क्या यार मन्नारा, टिफिन लेकर ऑफिस में तुम्हें आना चाहिए था। तो वहां पर नैना आ गई। वैसे नैना अच्छी लड़की है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अरे बस करो शुभम, और नैना के गुणगान मत गाओ। और हाँ, उससे बातचीत भी कम किया करो, क्योंकि तुम जब किसी और लड़की के साथ बात करते हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन मन्नारा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है शुभम कि मैं तुम्हें बाकी लड़कियों के साथ क्लोज नहीं देख पाती। सो प्लीज तुम उस नैना से दूर ही रहो। जितना ज्यादा तुम उसके साथ फ्रेंडली बनोगे उतनी ही ज्यादा वो तुमसे क्लोज होती जाएगी। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा आप कहो बीवी साहिबा। मन्नारा को उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नैना के पास जाकर उसे भी वो खूब सुनाती है। कान खोलकर सुन लो नैना, आज से तुम शुभम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगी। तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो तो वही बनकर रहो। सिर्फ मेरे काम करो, दूसरों के काम करने के लिए मैं हूँ। तुम्हारी वहां पर कोई जगह नहीं है। पर मैडम, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप तो सो रही थी ना, इसीलिए मैंने आपका काम कर दिया। लेकिन उस सब की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। जो काम मैं तुम्हें बताऊंगी अब से तुम वही करोगी। खुद का दिमाग लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और आगे से वैसी कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है मैडम। मन्नारा की बातें सुनकर नैना का भी माथा फिर जाता है। ये खुद को आखिर क्या समझती है? बस बहुत हो गई ये चालें। अब मैं सीधा वार करूंगी, और ऐसा वार कि सब कुछ आर पार हो जाएगा। जो मुझे नहीं करना चाहिए वही करूंगी मैं अब तू देख मन्नारा, कैसे मैं तेरा घर तोड़ती हूँ। फिर एक रात जब घर वाले पड़ोस की किसी बर्थडे पार्टी में गए होते हैं, तभी नैना मौका देखते ही ऑफिस से आए शुभम को एक जूस पिलाती है। सर जी, ये जूस पीजिए, बहुत गर्मी है ना, इसीलिए इस ठंडे ठंडे जूस को पीकर आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच नैना। लेकिन बाकी घर वाले कहाँ पर है? कब तक आएंगे वो? पता नहीं सर, पर जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि अंकल जी और आंटी जी की दवाइयों का टाइम भी हो गया है। अच्छा, ठीक है। फिर उस जूस को पीकर अचानक से शुभम का सर चकराने लगता है और तभी नैना उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ सोकर फोटोज क्लिक करती है। फिर बाद में जब मन्नारा, चित्रा और सोमेंद्र घर आते हैं, तभी हे भगवान, ये सोहम तो सो भी गया। शायद थक गया होगा बेटी। अरे नैना, शुभम ने खाना तो खाया ना? हाँ अंकल जी, सर को बहुत भूख लगी थी तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया। चलो अच्छा है। लेकिन अगली सुबह अचानक से मन्नारा के फोन पर नैना वो फोटोज भेज देती है, जिन्हें देखकर मन्नारा गुस्से से लाल हो जाती है और वो नैना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे नालायक बेशरम औरत, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुम मेरे पति के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? शी नैना, अरे इससे पहले कि मैं तेरे बाल नोच कर तेरा बुरा हाल कर दूं, अभी के अभी दफा हो जा यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे नहीं मैडम, माफ कर दो मुझे, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे बस करो अपना ये नाटक और निकल जाओ यहाँ से। मन्नारा और बाकी घर वाले नैना की माफी स्वीकार नहीं करते और उसे उस घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद मन्नारा अपने पति और सास ससुर के साथ खुशहाल जीवन जीती है। कार्तिक के माता पिता पुष्पा और ब्रिजमोहन
दोनों भी गांव में ही रहते हैं और वो शहर में नौकरी कर रहा होता है। ऐसे में उसे ईरा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद, कार्तिक, आई थिंक तुम्हें अपने मॉम डैड को सब बता देना चाहिए। अब तो हमारी शादी हो चुकी है। थोड़ा गुस्सा करेंगे पर बाद में वो हमें अपना ही लेंगे। हाँ ईरा, मुझे भी वही लग रहा है। मैं अभी माँ बाबूजी को फोन करता हूँ। फिर कार्तिक अपने बाबूजी को फोन करके उसकी शादी के बारे में बता देता है। बाबूजी, मैंने शादी कर ली है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसी ऑफिस में ईरा भी काम करती है। मैं और मेरी बीवी ईरा, हम दोनों गांव आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। कार्तिक की बातें सुनकर ब्रिजमोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे निर्लज्ज, नालायक, बेशरम लड़के, तूने तो सारी लाज शर्म ही छोड़ दी है। अपने माता पिता को बिना बताए शादी की और शहर की जोरू बना ली तूने। ये तूने बहुत गलत किया है कार्तिक, बहुत गलत किया है। पर बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए ठीक से। ईरा वैसी लड़की नहीं है। अरे बंद कर अपना मुंह। हमें मत सिखा कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं सब कुछ। आज से तू हमारे लिए मर चुका है कार्तिक। आइंदा से मुझे या अपनी माँ को फोन करने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? पर बाबूजी, हेलो बाबूजी। ब्रिजमोहन गुस्से में फोन कॉल कट कर देता है। फिर वो सारी बातें पुष्पा को बताता है और कार्तिक की शादी की खबर सुनकर पुष्पा भी काफी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कार्तिक ने क्या कर दिया? कम से कम हमें उसकी शादी के बारे में बता तो देता। अरे बहुत चालाक है वो लड़का। उसे अच्छी तरह से पता था कि हमें कैसी लड़की चाहिए। उसकी जोरू एक काम करने वाली लड़की है, वो भी शहरी, और हमें एक घरेलू लड़की चाहिए थी। लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी मनमानी ही करनी थी। लेकिन ब्रिजमोहन जी, अब तो उन दोनों ने शादी कर ली है, तो इसमें हम दोनों अब क्या ही कर सकते हैं। और अपने बेटे को इस तरह से पराया कर देना, ये बात तो सही नहीं होगी ना। उसका वहां शहर में और है ही कौन। अब जो हुआ सो हुआ, अब उसी को स्वीकार कर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नहीं पुष्पा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अब उस लड़के से कभी बात नहीं करूंगा। उसने मेरा दिल ही नहीं दुखाया है, बल्कि मेरा अपमान भी किया है। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ उससे मिलने, लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। ब्रिजमोहन की बात सुनकर पुष्पा बहुत चिंतित हो जाती है और वो जैसे तैसे कार्तिक का पता ढूंढकर उसे मिलने के लिए शहर आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ पर? कैसी हो आप? ठीक हूँ कार्तिक बेटा, तू कैसा है? मैं बहुत दुखी हूँ माँ। ईरा से शादी तो कर ली, लेकिन खुद को बाबूजी और आपसे दूर कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आओगे, लेकिन आप यहाँ तक पहुंची कैसे? तेरे दोस्त बल्लू ने मेरी मदद की और उसने मुझे तेरे ऑफिस का पता बताया। तेरे बाबूजी तो मानने से रहे, लेकिन मैं ही यहाँ पर चली आई। मुझे भी तो वो लड़की पसंद आनी चाहिए, और अगर मैं उसके आसपास रहकर देखूंगी तभी मैं उसे समझ पाऊंगी कि आखिर वो लड़की कैसी है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने में मैंने आपका भी दिल दुखाया है। अब चुप हो जा, ये सब बात करके अब कोई फायदा नहीं है। माँ, ईरा एक मॉडर्न और जॉब करने वाली लड़की है, लेकिन वो दिल की और स्वभाव की बहुत अच्छी है। आप चलिए, मैं मिलवाता हूँ उसे आपको। आप देखना, आपको भी ईरा बहुत पसंद आएगी। नहीं कार्तिक, मैं ऐसे ही उसे नहीं मिल सकती। मतलब? अगर मैं उसके पास उसकी सास के नाते गई तो जाहिर सी बात है वो मेरे साथ अच्छी तरह से ही पेश आएगी। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उसके पास एक नौकरानी बनकर जाऊंगी और उसे अच्छे से परखूंगी।
और अपने सारे सवालों के जवाब भी पाऊंगी। और उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगी तभी मैं उसे अपनाऊंगी। क्या? हाँ बेटा, और तुझे भी मेरा इसमें साथ देना होगा। पर माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? जितना कहा है उतना कर। आज तक तूने अपने मन का बहुत कर लिया, अब ये बात तो मेरी सुन ले। ठीक है माँ, अगर आपको यही सही लगता है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कार्तिक पुष्पा को लेकर घर चला जाता है। अरे कार्तिक, ये कौन है? ये हमारे घर पर काम करने वाली नई नौकरानी है, पुष्पा काकी। अब से ये 24 घंटे हमारे घर पर ही रहेगी। क्या? हाँ हीरा, ये खाना बनाएगी और बाकी के थोड़े बहुत काम भी संभालेगी। और हमारी झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी चमेली पर ये अच्छे से ध्यान देगी। अब हम दोनों तो बाहर ही खाना खाते हैं और तुम्हें भी घर और ऑफिस का काम मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं नहीं बोलकर ढेरों काम रहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें लाया है। लेकिन कार्तिक, इन्हें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें क्या पता कि ये इतनी भरोसेमंद है भी या नहीं? नहीं हीरा, ये बिल्कुल भरोसेमंद है। मेरा दोस्त है समीर, जो अब दिल्ली में रहता है। पहले पुष्पा काकी उसी के घर पर काम किया करती थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। पर अब इन्हें काम की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लाया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, अगर इन्हें काम की जरूरत है तो रख लेते हैं इन्हें। वैसे भी हम बाहर खाने में कितना खर्च करते हैं, वही पैसे इन्हें दे देंगे। धन्यवाद मेम साहब। अरे काकी, आप मुझे मेम साहब मत बोलिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे बेटी कहकर पुकारिए। आपकी मुंह से मेम साहब सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटी, चलेगा। पहली मुलाकात में हीरा की बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश हो जाती है। बहू ने एक जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और तो और इज्जत और तमीज के गुण भी है इसमें। मुझे तो ऐसा लगा था कि पहली मुलाकात में ही ये मेरा दिमाग घुमा देगी, शहरी जो ठहरी। लेकिन मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी निकली। अब तक तो सब कुशल मंगल ही है, आगे का तो राम ही जाने। फिर डिनर के समय, वाव, टेस्टी है ना? हाँ कार्तिक, एकदम ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट आ रहा है। आई जस्ट लव इट। अरे पुष्पा काकी, आप वहां कोने में क्यों खड़ी हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। आइए। बेटा वो। अरे कार्तिक, वो अपना खाना बाद में खा लेगी ना, हम दोनों अभी खा लेते हैं। लेकिन हीरा, उन्हें भी भूख लगी होगी ना? अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं रात का खाना देर से ही खाती हूँ। आप दोनों अच्छे से पेट भर कर खाइए, और कुछ चाहिए तो बताइए। फिर खाना होने के बाद, अरे माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हीरा तो। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे खाने के लिए इसीलिए पूछा क्योंकि तू मेरी असलियत जानता है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। लेकिन हीरा की नजर से देखा जाए तो मैं तो एक नौकरानी ही हूँ ना। और कोई भी अपने घर पर काम करने वालों के साथ खाना नहीं खाता बेटा। और वैसे भी आज तो मेरा पहला ही दिन है ना, समय लगेगा और उसी के साथ पता चलेगा कि हीरा का स्वभाव और उसका मन कैसा है। ऐसे ही एक रोज जब पुष्पा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसके पैर काफी दर्द करने लगते हैं। हे भगवान, गांव में तो मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, इसीलिए बैठकर खाना बनाया करती थी। लेकिन यहाँ पर तो खड़े रह रहकर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तभी वहां पर हीरा एक स्टूल लेकर आती है। ये क्या है हीरा बिटिया? पुष्पा काकी, ये स्टूल चेयर है। आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, तो आप इस पर बैठकर खाना बना सकती हो। इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बिटिया, इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी काकी,
क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत देर तक खड़ी रहती हो और उसके चलते आपके घुटनों में दर्द बढ़ सकता है, इसीलिए इसे रख लीजिए। वैसे भी इसे घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस कभी कभार हमारे जब फ्रेंड्स आते हैं तभी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बिटिया, धन्यवाद। हीरा का मन का ये भाव देखकर पुष्पा को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त हीरा मार्केट में शॉपिंग करने जाती है और लगे हाथ वो पुष्पा के लिए भी 2 साड़ियां खरीद कर लाती है। और जब वो घर आती है तभी उसकी सहेली मीनू उसका वेट कर रही होती है। अरे कितनी देर हीरा, मैं तेरा यहाँ पर कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी मीनू, वो मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे वाह, मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं तूने? नहीं यार, बस घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था। और लगे हाथ पुष्पा काकी के लिए ये साड़ियाँ भी लेकर आई। क्या कहा? मेरे लिए साड़ियाँ? हाँ काकी, देखिए तो, आपको पसंद आई कि नहीं? हाँ बिटिया, ये दोनों साड़ियाँ तो सच में बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ जो आपको पसंद आई। जाइए अब इसे पहनकर देखिए। ठीक है बिटिया। फिर पुष्पा वहां से चली जाती है। ओफो हीरा, क्या तू भी? अरे एक नौकरानी के लिए इतना सब कौन करता है? इन्हें तो हम पुराने कपड़े देते हैं, तो तू इनके लिए नए कपड़े क्यों लेकर आई है? शट अप मीनू, ऐसा नहीं बोलते। पुष्पा काकी हमारे घर की सदस्य बन चुकी है और वैसे भी उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। तो अगर ऐसे में मैं अगर उनके लिए 2 साड़ियां लेकर आई तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हीरा की ये सारी बातें पुष्पा छुपकर सुन लेती है और रात होने पर वो ये सारी बातें कार्तिक को बताती है। कार्तिक बेटा, मुझे यहाँ पर आए कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन इतने थोड़े से ही दिनों में मुझे उसका स्वभाव समझ आने लगा है। धीरे धीरे ये मेरे मन में बसने लगी है। देखा माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, हीरा का मन बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही धीरे धीरे पुष्पा को हीरा बहुत पसंद आने लगती है। फिर एक दिन जब झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी हमेशा की तरह ऊपर ऊपर से सफाई कर रही होती है, तभी पुष्पा उसे रोक लेती है। चमेली, तू तो बस रोज रोज ऊपर से ही काम करके चली जाती है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? वो दोनों तुझे पूरा पगार देते हैं, तो तुझे भी काम सही से करना चाहिए ना। अरे बढ़िया, काम कैसा करना है और कैसा नहीं, ये तू मुझे मत सिखा। बोल मत, मैं इधर तेरे पहले से काम करती है, इसीलिए ज्यादा भौंक मत। कितनी बदतमीज हो तुम, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे तू मुझे क्या सिखा रही है? तुझ जैसी 2 कौड़ी की बुढ़िया से तो ऐसे ही बात करनी चाहिए। खुद को ज्यादा सेठानी मत समझ, तू भी इस घर की नौकरानी ही है, समझी कि नहीं? उन दोनों की आवाज सुनकर हीरा और कार्तिक वहां पर आ जाते हैं और हीरा को चमेली पर बहुत गुस्सा आता है। बस चमेली, बंद कर अपना मुंह। अरे कितनी बेशर्म है तू, इतने बुजुर्ग व्यक्ति से कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर इनकी जगह पर तुम्हारी माँ होती तो उनसे भी तुम इसी तरीके से बात करती क्या? नॉनसेंस। और इनका यही काम है कि वो तुम्हारे काम पर ध्यान दे, और ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन तुम नहीं कर रही। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे बदतमीज और सड़क छाप लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और ये कोई 2 कौड़ी की बुढ़िया नहीं है, ना ही ये कोई नौकरानी है। अरे ये तो मेरी माँ समान है, वो हमारा खुद के बच्चों की तरह ध्यान रखती है। माफ कर दो दीदी, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। देखो चमेली, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है वो अच्छे से करना होगा, लेकिन उससे भी पहले तुम्हें और एक काम करना होगा। क्या दीदी? तुम्हें पुष्पा काकी से माफी मांगनी होगी। ठीक है दीदी। फिर चमेली पुष्पा से माफी मांगती है और हीरा का ये बर्ताव देखकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू,
तू सच में बहुत अच्छी है और आज तू मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। क्या बहू, ये आप क्या कह रहे हो काकी? वो दरअसल ईरा। फिर कार्तिक ईरा को सारी सच्चाई बताता है। बेटी, मैं तुझे यहाँ पर देखने और परखने आई थी। जिस इंसान का मन अच्छा होता है वही इंसान सच्चा होता है, और तू मेरे और कार्तिक के बाबूजी की सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। हाँ बहू, तूने मेरा दिल जीत लिया है। ओ माय गॉड, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी सास हो। लेकिन माँ जी, मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपने जो भी किया है क्यों किया। गांव के हर माँ बाप को शहर की लड़की पर डाउट होता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस नाटक के जरिए आपके मन की सारी खटास दूर हो गई। हाँ माँ, अब जल्दी से बाबूजी को भी यहाँ पर बुलाओ। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। हाँ बेटा, अब भी फोन करती हूँ उन्हें। फिर पुष्पा ब्रिजमोहन को फोन करके सारी सच्चाई बताती है, और वो सुनकर वो ईरा का स्वीकार करते हैं और पूरा परिवार वापस एक हो जाता है।